नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। वक्त हो चला है अपने हरियाणा की बात करने का। हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा बीजेपी ने वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की है। चुनाव आयोग से हरियाणा बीजेपी ने मांग की है कि वोटिंग की तारीख बदली जाए। बीजेपी ने वोटिंग पर छुट्टियों के असर का हवाला दिया और छुट्टियों के चलते वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा, इसमें गिरावट हो सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर यह मांग की है कि जिस दिन मतदान होगा, मतदान की तारीखों को बदला जाए, क्योंकि छुट्टियों के चलते वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा, इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर अब चुनाव की तारीख को बदलने की मांग की है। ये कहना है हरियाणा बीजेपी का कि वोटिंग की तारीख बदली जाए चुनाव आयोग की तरफ से, और क्योंकि उस दिन छुट्टी है, अब ऐसे में छुट्टियों के चलते वोटिंग परसेंटेज कम होगा, इसीलिए पत्र लिखकर ये तारीख बदलने की मांग की गई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा बीजेपी संगठन की तरफ से पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा गया है। और साथ ही इस पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग से हरियाणा बीजेपी ने मांग की है कि जिस दिन इलेक्शन होगा हरियाणा में उस दिन को बदला जाए, क्योंकि छुट्टियों के चलते मत प्रतिशत कम होगा। इसलिए ये मांग यहां पर पत्र लिखने के माध्यम से की गई है और बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उनकी तरफ से पत्र लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखा, क्या ताजा अपडेट आपके पास? बताया जा रहा है कि मोहनलाल बड़ोली की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया है और जिस दिन मतदान होगा वो तारीख बदलने की मांग यहां पर की गई है। क्या ताजा अपडेट शिखा? देखिए, कहीं ना कहीं जैसे लोकसभा के चुनाव हुए तब भी देखा था कि काफी एक वीकेंड की वजह से जो वोटिंग है उसके ऊपर काफी असर पड़ा था। रिजल्ट्स मतलब जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफी कम निकल कर आया था। इसी तरह अब जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस टाइम भी काफी लंबा वीकेंड जो है वो निकल के आ रही है। 28 को जो है सैटरडे है, 29 को संडे है, मंडे को लोग वैसे छुट्टी ले सकते हैं। 1 तारीख को इलेक्शन है, 2 तारीख को गांधी जयंती है, 3 तारीख को भी छुट्टी जो है वो हो रही है। यानी कहीं ना कहीं एक काफी लंबा वीकेंड जो है जब वो लोगों के हिस्से में आता है तो लोग ये प्रेफरेंस करते हैं कि क्यों ना घूमने चला जाए, अपने होम घूमने चले जाए, कहीं बाहर अपना टाइम स्पेंड कर ले। तो ऐसे में लोग जो वोट है उसको ध्यान नहीं देते हैं। और ये बात हमने कई बार देखी है कि लोग सोचते हैं कि 1 वोट से क्या असर पड़ रहा है या 2 वोट से क्या असर पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि 1 या 2 वोट भी बहुत मैटर करते हैं। शायद इसीलिए जब ये बात जांची गई, जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पूरे देश को चेक किया, जब उन्होंने देखा कि इसका असर जो है वो पड़ सकता है, इसलिए उनके द्वारा ये लेटर जो है वो लिखा गया है। और आज दोपहर को ही लेटर जो है लिखा गया है, चुनाव आयोग के पास लेटर पहुंच गया है। अब चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है वो उन पर डिपेंड करता है कि विपक्ष जो है उनसे भी इस बात पर चर्चा की जाएगी, क्या उनका भी ये मानना है कि तारीख बदली जाए। अगर विपक्ष और सरकार दोनों इस पर सहमति बन जाती है तो हो सकता है कि तारीख जो है वो बदली जाए। बिल्कुल, यहाँ पर आपने कहा कि विपक्ष पर भी ये निर्भर करता है। क्या विपक्ष इस बात से एग्री करेगा कि तारीख बदल दी जाए? क्योंकि विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो जाहिर सी बातें कहते नजर आ रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी है इलेक्शन को आगे बढ़ाने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बेहद ज्यादा कम समय है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जनाधार है नहीं और ये मात्र एक कारण है चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने का। पर बात ये ना कि अगर तारीख आगे बढ़ भी जाती है तो बसंत, क्योंकि अब सरकार कुछ कर नहीं सकती है। बिल्कुल, आचार संहिता लग चुकी है जी। ना कोई झूठी वादे कर सकती है, ना वो कोई काम कर सकती है। बस वो एक लॉजिकल रीजन जो है वो दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष को इस समय समझना चाहिए कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो सही भी है। अगर मान लो उनकी पार्टी भी अगर जीतती है, कांग्रेस जीत जाती है, आम आदमी पार्टी जीतती है, कोई भी जीतती है, तो उनके वोट परसेंटेज पे भी इसका असर जो है वो जरूर पड़ेगा। क्योंकि चाहे जनता जो है वो कितनी भी सक्रिय क्यों ना हो जाए, कितना भी सोच समझदार क्यों ना करने पर, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होते हैं वो जरूर सोचते हैं कि 1 या 2 वोट से फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद विपक्ष को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये जो लेटर लिखा गया है या जो अपील की गई है ये सही की जा रही है। और कहीं ना कहीं सारे मिलकर एक बार बातचीत करें और अगर चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है तो उसे जरूर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे सबका फायदा होगा, न कि सिर्फ एक पार्टी का। अगर मान लो 10 वोटर्स जो है जो अपने घूमने जा रहे हो तो उनसे 2 बीजेपी के हो, 1 कांग्रेस का और 3 आम आदमी पार्टी के, सबके अलग अलग वोटर्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि इसके ऊपर फैसला किया जाए, तारीख जो फिर आगे बढ़ाई जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने दी शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते खबर में आगे। खबर अब कुरुक्षेत्र से है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ हरियाणा का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर थानेसर अनाज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से निशाना इस दौरान साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुखिया कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो पोर्टल को खत्म कर देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन योजनाओं को बंद करने की बोल रहे हैं जिनका लाभ मजदूरों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। 75% असंगठित क्षेत्र में हैं, उनको अन्य कई प्रकार की सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी समारोह में हिस्सा लिया। भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जब भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हरियाणा की इकाई ने आज मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा पवित्र संगठन है लगातार जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को परम श्रद्धेय तंतोपंत ठेंगड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी और ये भोपाल के अंदर, और ये लगातार मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, सभी संगठनों के बीच में उनके हितों की सुरक्षा के लेकर के ईमानदारी से काम कर रहा है। और जो इनका ध्येय है कि हम सब इनको आगे लेते हुए श्रमिकों की समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के सरकार के ध्यान में लगाना, उनको सॉल्व करवाना, ये मेन ध्येय इनका है। और लगातार ये श्रमिकों के और हमारे कर्मचारियों के बीच में अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के बीच में काम करता है। आज भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार ने लगातार श्रमिकों के हित में बहुत सारे मजबूत कदम उठाए हैं। अगर हम देखें श्रमिकों को, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, आज उनको बदली के लिए कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ते, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का काम हमारी सरकार के अंदर हुआ है। आज 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने उनको सुरक्षित करने का काम किया है, जिसके अंदर कांग्रेस लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है कि भाई इनका तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अरे हमने कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस पास कर दिया, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? जो बात हमने कही है वो पत्थर के ऊपर लकीर है। ये हमारे HKRN के कर्मचारियों को 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित किया है। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं भी दी है, बधाई दी है। ईमानदारी से काम कर रहा है मजदूर संघ, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। भारतीय मजदूर संघ पवित्र संगठन है, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मजदूर संघ को शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि भारतीय मजदूर संघ एक पवित्र संगठन है और ये ईमानदारी के साथ काम कर रहा है मजदूर संघ, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को शुभकामनाएं दी। भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जब भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हरियाणा की इकाई ने आज मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा पवित्र संगठन है लगातार जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को परम श्रद्धेय तंतोपंत ठेंगड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी और ये भोपाल के अंदर, और ये लगातार मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, सभी संगठनों के बीच में उनके हितों की सुरक्षा के लेकर के ईमानदारी से काम कर रहा है। और जो इनका ध्येय है कि हम सब इनको आगे लेते हुए श्रमिकों की समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के सरकार के ध्यान में लगाना, उनको सॉल्व करवाना,
ये मेन ध्येय इनका है और लगातार ये श्रमिकों के और हमारे कर्मचारियों के बीच में अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुदेश कटारिया ने कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और जानकारी देते हुए कहा कि दलित सम्मान समारोह का आयोजन 26 अगस्त को कुरुक्षेत्र के उमरी में किया जाएगा और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य रूप से शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दलित वर्ग के लिए अनेकों कार्य किए हैं। बिना पर्ची के हमारे समाज के युवाओं को नौकरी देने का काम मनोहर लाल ने किया है, जिनका दलित समाज सम्मान समारोह करने जा रहा है और इस सम्मान समारोह में पूरे हरियाणा प्रदेश से दलित समाज के लोग आएंगे और मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि पर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आने वाली 26 तारीख को वार सोमवार को सुबह 11 बजे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर एक दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह के रूप में इस उत्सव को मना रहे हैं, जहां दलित समाज कोने कोने से आकर महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अभी मौजूदा केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी को का धन्यवाद करेंगे कि किस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में दलित हित में उन्होंने किए। अगर मैं 10 साल के कार्यकाल की मैं मनोहर लाल जी की बात करूं तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे चूल अचूल परिवर्तन किए, दलित हित के बहुत सारे फैसले लिए। सबसे पहले जब सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी हुई और माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो जो हरियाणा प्रदेश और देश में लचर व्यवस्थाएं चल रही थी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इन सारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। अब जैसे जैसे 1 अक्टूबर यानी कि मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक बैठकों और रैलियों का दौर भी चरम पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इनेलो बसपा के कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे अभय चौटाला ने कांग्रेस को कोसा और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उसने दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए इनेलो को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिया। अभय सिंह चौटाला ने यह कहा कि इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अब बदलाव की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सत्ता से पार करने के लिए कांग्रेस को साथ ले लेना चाहिए। चौटाला साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप सबकी राय है तो मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं, लेकिन मुझे शक है कि कांग्रेस के लोग समय के साथ आपके साथ बेईमानी करेंगे। जो चौटाला साहब ने सोचा था वही हुआ। सबसे पहले नीतीश कुमार जो इस बात की पैरवी करता था कि कांग्रेस को तीसरे मोर्चे में शामिल किया जाए, उस नीतीश कुमार को कांग्रेस के लोगों ने उस इंडिया गठबंधन से बाहर करने का काम किया। जिस व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तीसरे मोर्चे की बात करी थी, गैर कांग्रेस की बात करी थी, इन बेईमान कांग्रेसियों ने उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी नहीं बनने दिया। आज उसका खामियाजा देश के लोग भुगत रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन में हम शामिल होते तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतने का काम करता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेईमान था, वो नहीं चाहता था कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होकर के सत्ता से बाहर हो जाए। इसलिए जहां आपको शामिल नहीं कराया गया, वहीं बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार को रख लिया होता साथ में, तो फिर आज बिहार की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके देश में अपनी सत्ता हासिल करता, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाता। कांग्रेस ने अपना राज स्थापित करने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए देश के लोगों को फिर से ऐसी सरकार के हाथों में सौंप दिया जो लगातार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है।
तो खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां पर सोनीपत के डी कृष्ण विश्वविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं की मांगों को लेकर छात्रों का करीब 44 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं छात्रों की मांग पूरी न होने पर गुस्साए छात्रों ने आज वाइस चांसलर के घर पर ताला जड़ दिया और घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो वहीं वाइस चांसलर ने अब काफी समझाया, उनके साथ काफी समझाने के बावजूद छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर घर का ताला खोला, लेकिन छात्रों का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। हमारी पहली डिमांड ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पर्याप्त क्लासरूम नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी की जो लैब और वर्कशॉप है उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स और मशीनरी नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास अपनी कोई एम्बुलेंस नहीं है। हजारों यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसको किस चीज में हम लेके जाएंगे। यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी में हमें कोई मेडिसिन नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल हैं वो जर्जर हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी की सारी लिफ्ट खराब है। यूनिवर्सिटी की जो मेन लाइब्रेरी है उसकी 70% लाइट्स खराब है। इन्हीं सारी बेसिक डिमांडों को लेकर पिछले 45 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल असंवेदनशील बना हुआ है। छात्रों को उसकी कोई फिक्र नहीं है। गर्मी में, मच्छरों में कितने भी वो तंग हो, उनकी पढ़ाई कितनी ही बर्बाद हो, इन्हीं सारी चीजों की चलते फैसिलिटी न होने की वजह से यूनिवर्सिटी में कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी में लगातार एडमिशन घट रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लगातार ग्रेड गिर रही है। जन्माष्टमी का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन त्योहार है। इसी को लेकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अब बाजारों में महिलाएं खरीदारी करते हुए नजर आई हैं और साथ ही मेन बाजारों में महिलाओं की जो आवक है अब वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है जब भी कोई इस तरीके का बड़ा त्यौहार आता है, महिलाएं निकलती हैं, बाज़ारों में पहुंचती हैं, खरीदारी करती हैं। और जन्माष्टमी का त्यौहार तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक लोकप्रिय त्यौहार, पवित्र त्यौहार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन इस दिन माना जाता है। तो वहीं दुकानों पर कान्हा जी को सजाने के लिए सारा सामान अब मिलना शुरू हो चुका है। जैसे ही अब जन्माष्टमी का पर्व पास आया है वैसे ही बाज़ारों की रौनक बढ़ चुकी है। अब जैसा कि रंग बिरंगी पोशाक, मुकुट, माला लगातार बाज़ारों में अब आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुकानदार नरेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। अब वहीं खरीदारी करने के लिए लोग बाज़ारों में आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को सजाने वाले सारे सामान खरीदे जा रहे हैं। स्टील झूला है, पोशाक भी काफ़ी नई नई आई हैं, पट्टे जाने की पोशाक हैं, झूले में चढ़े जाने के हैं। और क्या क्या सामान है आपके पास? पूरा सामान मिलेगा। क्या निक्कर हैं और तुम्हारे बर्तन हैं और पोशाक हैं और पगड़ी है, मुकुट हैं, बच्चों के कपड़े हैं, निक्कर है, सब चीज़ है टोटल। तो लड्डू गोपाल आपके पास किस तरह के हैं? जैसे कि लकड़ी के भी हैं, फैंसी भी हैं। अच्छा। आपके पास नया टिश्यू झूला आया, इस बार झूला स्टील वाला, उसको लोग बहुत पकड़ रहे हैं। तो हरियाणा में अब चुनावी बिगुल बच चुका है। अब इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और अंबाला की जनता क्या कहती है, इसी को लेकर जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने हमारी टीम से बातचीत करते हुए बताया कि अंबाला में सबसे बड़ा मुद्दा पानी निकासी का ना होना है। लोगों का ये कहना है कि जो भी सरकार अंबाला का विकास करेगी उसी को वोट देंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा कपड़ा मार्केट वालों की तरफ से सामने आया है कि शंभू बॉर्डर को बंद किया गया, उसको भी ध्यान में रखते हुए कपड़ा व्यापारी वोट जरूर करेंगे। यहाँ पे ही एक दो यहाँ की पब्लिक सारी कांग्रेस के साथ है। इस बार कांग्रेस का विचार बन रहा है, अभी कांग्रेस ही आएगी। और नंबर 2, यहाँ की जो सी सड़कें सारी टूटी हैं। यहाँ पे पानी बहुत है, कहीं 3 व्हीलर पलट चुके हैं, खड्डे हैं। मेन चौक पे खड्डा है, उससे सारे नाले नूले से पानी लीक होता है। एक 15-20 दिन जब बारिश आए, 15 बारिश रुक जाए, उसके बाद 15-20 दिन यहाँ से पानी नहीं निकलता। लोग बड़े परेशान हैं यहाँ। रोजगार पे बहुत फ़र्क आई। जहाँ 100 की सेल है वहाँ 10 रुपये की सेल भी नहीं आई। बहुत फ़र्क है। हमें ये है भी अच्छी सरकार चाहिए कि जो मतलब काम करे, और बस हमें ये है भी हमारा सारा ठीक रहे। वे जैसे गंदगी बहुत है गलियों में, पानी इतना आ जाता है, इनकी निकासी होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दा दिक्कत ज़्यादा पानी की आ रही है जी। अम्बाला शहर में बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया है। पहले से आधा घंटे की बारिश में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे
स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और व्यापार को भी बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। बाहर से जो कस्टमर आता है उसको भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा और क्या क्या मसला है? इसके अलावा शंभू बॉर्डर का ज़्यादा दिक्कत है जी। बाहर के कस्टमर यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, इस करके व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई तो देखो जी, टाइम के हिसाब से तो देखो थोड़ी बहुत बढ़ती है, मगर रोज़गार होना चाहिए जी, फिर महंगाई नहीं दिखती इतनी। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में 2 दिन पहले परचून के दुकान को एक बदमाश ने गोली मारी थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि गोली दुकानदार के हाथ में जा लगी थी। अब दुकान पर ये फायरिंग की गई। इसका अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और आपको ये भी जानकारी हम दे दें, इसमें बदमाश फिल्म स्टाइल में गाड़ी से उतरता हुआ नजर आया, हाथ में पिस्टल है और साथ ही साथ वो गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। परचून की दुकान पर गोली चलाई गई। पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल 3 टीमों का गठन कर दिया है जो कि लगातार दबिश दे रही है इस इलाके में। अब ऐसे में पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर 3 टीमों का गठन किया गया है। लगातार जांच जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस टीम लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। तो महेंद्रगढ़ से मामला सामने आया जहां पर परचून की दुकान पर यह फायरिंग देखने को मिली। दुकानदार को गोली मारने का यह प्रयास देखने को मिला और दुकानदार के हाथ में बताया जा रहा है कि गोली जा लगी है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस की तरफ से 3 टीमों का हालांकि गठन भी किया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और ये तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से आरोपी गाड़ी से निकलता है फिल्मी स्टाइल में और उसके बाद वो गोली चलाता है। परचून की दुकान पर यह गोली लगती है दुकानदार के हाथ में और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है, पुलिस इसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे प्रकरण की जांच में लगी है। इन आरोपियों की तलाश अब लगातार जारी है। 3 टीमों का गठन हो चुका है। लगातार इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो चलिए फिलहाल हमारे हरियाणा की बात में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी।